चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हम मो चिकन को देखते हैं जो कि रो रहा होता है। उसके आंखों में कोई चमक नहीं होती। ऐसा लग रहा होता है कि अब वो बिल्कुल भी जीना नहीं चाहता है। अब उसमें जीने की इच्छा बिल्कुल भी बची ही नहीं है। मोजिकिन को ऐसे रोते देख जियाओ जिनिए चिल्ला के बोलता है, जाओ जल्दी से डॉक्टर वांग को बुला के लाओ। आगे कुछ दिन बीत जाते हैं और मोजिकिन अभी तक होश में नहीं आया होता है। फिलहाल डॉक्टर वांग बोलते हैं, मूफाई अभी तक होश में नहीं आए हैं। वो कुछ दिनों से ऐसे ही बेहोश पड़े हुए हैं। उनकी हेल्थ बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप जो सोच रहे हैं प्लीज़ उसे ना करिए। उनकी बॉडी अभी ये सह नहीं सकती। मैं आपसे विनती करता हूँ कि उनकी बॉडी को कुछ दिनों तक आराम दें। मैं आपसे ये आशा करता हूँ कि आप इस बात का ध्यान रखेंगे। योर मेजेस्टी प्लीज़ मुझे आज्ञा दें कि मैं यहाँ से जा सकूँ। उसी वक्त मुजिकिन होश में आता है तो जियाजिन ये कहता है, सबसे पहले तुम इस दवा को ले लो। मुजिकिन मुंह फेर के कहता है, यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। मुझसे दूर चले जाओ। ये सुनकर जियाजिन चुपचाप उसे देखने लगता है और फिर मुजिकिन के सर्वेंट से कहता है, लिंजू ये दवा तुम इसे खिला दो। ये बोलकर जियाजिन बाहर जाने लगता है। लिंजू बोलती है, नियांग नियांग मैं आपको दवा खिलाती हूँ। एक सफ़ेद बाउल को देखकर मुजिकिन सोचता है, एक सफ़ेद जेड बिना किसी दाग का। लेकिन लेकिन मैं तो बहुत गंदा हूँ। लिंजू कहती है, नियांग नियांग योर मेजेस्टी ने आपको एक ऐसा निशान दिया है जो शायद ही कभी हट सके। ये सुनकर मोचिकिन को बहुत गुस्सा आता है। वो उस दवा को जमीन पे फेंक देता है। लिंजू कहती है, नियांग नियांग आप ये क्या कर रहे हो। जियाजिनी उसे देखता है और उसका नाम पुकारता है। मोचिकिन लिंजू से कहता है, तुम वही हो ना जिसे जियाजिनिया ने मुझ पे नजर रखने के लिए रखा है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी यहाँ रहे। तुम भी यहाँ से चली जाओ। तुम सब एक साथ मिले हुए हो। यहाँ से चले जाओ, मैं किसी को नहीं देखना चाहता। जियाजिनी उसकी ओर बढ़ते हुए कहता है, मोजिकिन उसे जल्दी नीचे रखो, तुम्हारा हाथ कट जाएगा। मोजिकिन कहता है, जियाजिनी तुम मुझे धमकाते हो, डराते हो, मुझे अपमानित करते हो, और तो और हर बार तुम मुझे दर्द पहुंचाते हो। मैं नहीं जीना चाहता, मुझे मरना है, मुझे मरने दो। जिहाजिनी अपने हाथों से उस नुकीली चीज को जोर से पकड़ लेता है, जिसकी वजह से उसके हाथ में कट लग जाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। वो उससे कहता है, अगर अभी भी तुम खुद को चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो तो मैं सबको मार डालूंगा, यहाँ तक कि अपने देश के लोगों को भी। मेरा देश तुम्हारा देश है, इसलिए मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको मार डालूंगा। मैं ऐसा कर सकता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहते हैं। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ। ये सुनकर मोजिकिन हंसने लगता है और मन में सोचता है, जी आज इन्हें इसे बंद करो, ये बहुत गंदा लगता है। और मैं आशा करता हूँ कि यूनियन यहाँ से भाग गया होगा। अच्छा होगा कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग जाए। आगे डॉक्टर वांग जी आज इन्हीं के हाथों में पट्टी कर देता है और कहता है, ये कट उतना गहरा नहीं था, इसलिए जल्दी ठीक हो जाएगा। और योर मेजेस्टी मुफ्त दवा लेने से इनकार कर रहा है। वो कितने बार मुझे बाहर निकाल चुका है। जियाजिन ये कहता है, मुंफई को कहो दवा लेने के लिए। अगर वो दवा नहीं लेता है तो मैं तुम्हें निष्कासित कर दूंगा और महल के सारे लोगों को बंजर भूमि पे खेती करने के लिए छोड़ दूंगा, समझे। डॉक्टर वांग बोलता है, मैं समझ गया। और वहां से जाते हुए सोचता है, मुझे जल्दी से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, पता नहीं कब मेरी मौत हो जाए। अभी तो मेरी उम्र पोता पोती को देखने की है, न कि खून खराबा और जंग को। आगे हम जियाओ कंट्री के महान जनरल लिउ हायान को देखते हैं।
जो कि जियाओ जिनिए को ग्रीट करता है। लिu हाओयान लिu एनमी का भाई है। वो जियाओ जिनिए से कहता है, योर मेजेस्टी मैं बेकार हूँ, मैं अभी तक यूनियान को पकड़ न सका। जियाओ जिनिए कहता है कोई बात नहीं, उनकी मार्शल आर्ट अच्छी है और उनके लोगों को भी अच्छी खासी मार्शल आर्ट आती है, लेकिन फिर भी वो हमसे बेहतर नहीं है। लेकिन फिर भी चलो, आप एक देश को हरा के आ रहे हो तो आपको इनाम में क्या चाहिए? लिu यान हाओ कहता है, मेरे भाई की गलतियों के लिए उसे माफ कर दीजिए। प्लीज योर मेजेस्टी, आप उसे फॉरबिडन पैलेस से रिहा कर दीजिए। जियाओ जिनिए बोलता है ठीक है। आगे हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही ऊंची जगह पे बैठा होता है और जियाओ कंट्री में देखते हुए कहता है, जियाओ जिनिए वो अभी फॉरबिडन पैलेस में है, मैं डेफिनेटली उसे अपने तलवे चटवाऊंगा। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम लिu यानमी को देखते हैं जिसे कि फॉरबिडन पैलेस से रिहा कर दिया गया होता है। उसे लेने उसका भाई आया होता है जिसे कि हम जनरल हाओ कहेंगे। वो जाकर अपने भाई के गले लग जाता है और कहता है, भाई मेरी ये हालत उस मुजिकिन की वजह से हुई है। उसने तो लिन फैन को जान से मारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी योर मेजेस्टी ने उसे ऐसे ही छोड़ दिया। जनरल हाओ कहता है कोई बात नहीं, अब मैं वापस आ गया हूँ, अब तुम्हें उतना दर्द सहने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, उस मुजिकिन को मैं देख लूँगा। आगे जियाओ पैलेस का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं क्योंकि जनरल हाओ बड़ी जीत के साथ वापस आया होता है। जियाओ जिनिए कहता है, सभी लोग अच्छे से एंजॉय करो, आज हमें एक बड़ी जीत हासिल हुई है। आगे जियाओ जिनिए कहता है, मुजिकिन तुम इसे टेस्ट करो, ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें बहुत पसंद आएगा। मुजिकिन कहता है, नहीं मुझे नहीं टेस्ट करना, मैं खाना ही नहीं चाहता। ये सुन के तो जियाओ जिनिए का दिल ही टूट जाता है। वो फिर से दूसरी प्लेट आगे करके कहता है, इसे टेस्ट करो, ये काफ़ी अच्छा है, ये तो पक्का तुम्हें अच्छा लगेगा। मुजिकिन कहता है, नहीं मुझे नहीं खाना, मैंने कह दिया ना। उन्हें ऐसे देख के लिu यान को बहुत ज़्यादा जलन हो रही होती है। वो मन में कहता है, उस नीच इंसान को वहाँ बैठने का मौका मिला है, लेकिन फिर भी वो कैसे योर मेजेस्टी की डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। जनरल हाओ अपने भाई से कहता है, शांत रहो और ध्यान से देखो, परफॉर्मेंस स्टार्ट होने वाली है। आगे डांस परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। हम उसी इंसान को देखते हैं जिसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो कि बड़ी ही ऊंची जगह पे बैठ के जियाओ कंट्री में देखते हुए कहता है, मैं डेफिनेटली जियाओ जिनिए से अपने तलवे चटवाऊंगा। फिलहाल वो अपने मुंह में वाइन का गिलास दबा के जियाओ जिनिए की ओर बढ़ता है और उसके एकदम क्लोज चला जाता है। उसे ऐसा करते देख वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि जियाओ जिनिए मुजिकिन से कितना प्यार करता है। वो कभी भी मुजिकिन के सामने इतनी वल्गर हरकत कर ही नहीं सकता। वो मुजिकिन के सामने तो क्या, वो उसके पीठ पीछे भी किसी को नहीं छू सकता। अभी उन लोगों को ये डर लग रहा होता है कि कहीं जियाओ जिनिए उस डांसर को जान से न मार डाले। दूसरी तरफ हम जियाओ जिनिए को देखते हैं जिसका पूरा ध्यान मुजिकिन की तरफ होता है। वो तिरछी नज़रें करके मुजिकिन की तरफ देख रहा होता है। वो देखता है कि मुजिकिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वो भी उस डांसर का साथ देने लगता है, उसे अपने क्लोज करके उसके मुंह से उस वाइन को ले लेता है और कहता है, ये वाइन का टेस्ट काफ़ी अच्छा है। हे ब्यूटी, तुम्हारा नाम क्या है? वो हंसते हुए कहता है, मेरा नाम फूयान है। जियाओ जिनिए कहता है, ओ तुम्हारा नाम तो तुम्हारे जितना ही प्यारा है। आज रात तुम जियाओ पैलेस ही रुको, मैं तुम्हें 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे रहा हूँ।
ये कहते हुए जियाओ जिनिए का पूरा ध्यान मूजिकिन की तरफ होता है। वो देखता है कि मूजिकिन को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है कि उसका हस्बैंड किसके साथ क्या कर रहा है। मूजिकिन को परवाह ना करते देख जियाओ जिनिए को बहुत गुस्सा आता है। वो फू को धक्का देता है और मूजिकिन को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। मूजिकिन कहता है, जियाओ जिनिए अब तुम क्या करने जा रहे हो? जियाओ जिनिए कहता है, मैं क्या करने जा रहा हूँ? बेशक मैं वो काम करने जा रहा हूँ जो कि एक हस्बैंड वाइफ को करना चाहिए। ये बोलकर वो उसे वहाँ से ले जाता है। आगे हम उनके कमरे का सीन देखते हैं। जियाओ जिनिए कहता है, आखिर तुम्हें चाहिए क्या? मैं तुम्हें सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हें पता भी है जब तुम गायब हो गए थे तो मैं कितना ज़्यादा डर गया था। हालांकि मुझे पता था कि तुम्हें ले जाने वाला तुम्हारा ही कोई है, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था कि तुम्हें कुछ हो न जाए। तुम कभी भी मुझे नहीं समझते हो, तुम मेरे प्यार को ऐसे ही कुचल देते हो। मूजिकिन हंसते हुए कहता है, प्यार? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं है। जी हाँ, जिन्हें कहता है, मैं तुम्हें विश्वास दिलाऊंगा कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ। मुझे छोड़कर तुम किसी से भी प्यार नहीं कर सकते हो, ये तुम जान लो। मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये बोलकर जिया जिनिए फिर से मुजिकिन के साथ इंटीमेट होता है, जबकि डॉक्टर वांग ने साफ साफ जियाओ जिनियो को मना किया था ये सब नहीं करने के लिए। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम फूयान को देखते हैं जो कि लू आनमी से मिलने आया होता है। वो कहता है, हेलो नियांग नियांग, मैं चेंगोंग पहले से सेकेंड यंग मास्टर चैन की तरफ से आया हूँ सहयोग के बारे में बात करने के लिए। ये सीन यहीं पे कट होता है। 2 दिन बाद चेनहुआ पैलेस में मूजिकिन को खून की खांसी हो रही होती है। दिन पे दिन मूजिकिन की हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही होती है। जियाओ जिनिए ने तो पूरे पैलेस के फिजिशियन का जीना हराम कर दिया होता है। अभी वो डॉक्टर वांग पे चिल्ला रहा होता है कि वांग फू, अभी भी मूजिकिन को खून की खांसी हो रही है, आखिर उसकी सिचुएशन क्या है? डॉक्टर वांग बोलता है, योर मेजेस्टी, मुफई नियांग नियांग की बीमारी, ऐसा लगता है कि जैसे उनकी पुरानी बीमारी उभर रही है, लेकिन हम ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उन्हें कौन सी बीमारी थी, इसलिए हम कोई दवा नहीं लिख सकते। और फिजिशियन भी कांपते हुए हामी भरते हैं। जिया जिन्हें कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम लोग क्या करते हो और कैसे करते हो, बस मुझे मूजिकिन ठीक चाहिए। अगर उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई तो मैं पूरे रॉयल पैलेस के फिजिशियन को जान से मार डालूंगा, समझ गए? सारे फिजिशियन डरते हुए बोलते हैं, यस योर मेजेस्टी। डॉक्टर वांग कहता है, मेरे पास एक प्राचीन विधि है, मैं थोड़ी कोशिश कर सकता हूँ। जियाओ जिनिए कहता है, तो करो। डॉक्टर वांग वहाँ से चला जाता है। जब से मूजिकिन की तबीयत खराब हुई होती है, तब से जियाओ जिनिए कहीं नहीं गया होता है, वो अपना काम भी नहीं कर रहा होता है, वो बस मूजिकिन का ख्याल रख रहा होता है। अभी जियाओ जिनिए मूजिकिन को दवा खिलाता है। अगले दिन वो दवा खिलाते हुए मन में बोलता है, मूजिकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, बस तुम जाग जाओ, फिर तुम जो चाहे वो करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तीसरे दिन वांग फू मूजिकिन को चेक करके कहते हैं, उनकी तबीयत पहले से ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि वो कब तक होश में आएंगे। जियाओ जिनिए ने कोई कसर नहीं छोड़ी होती है, वो दिन रात जाग कर उसका ख्याल रख रहा होता है, वो एक पल के लिए भी उससे दूर नहीं होता है। उसे लगता है कि वो अगर दूर होगा तो मूजिकिन उसे छोड़कर चला जाएगा। चौथे दिन
रात दिन जगने की वजह से जियाओ जिनिए की आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए होते हैं। उसकी भी तबीयत उतनी ठीक लग नहीं रही होती है। वो मोजिकिन का हाथ थाम के कहता है, मोजिकिन प्लीज़ प्लीज़ तुम जाग जाओ। 5वें दिन लियुआन की सर्वेंट बोलती है, नियांग नियांग, मैंने सुना है कि उस आदमी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अभी तक बेहोश है। दिन पे दिन उसकी हालत और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। और फूयान वहाँ आकर बोलता है, लू फई नियांग नियांग, आपका गिफ्ट क्या आपको पसंद आया? लीवान कहता है, ओ तो चेनहुआ पैलेस का कांड तुमने करवाया है। फूयान कहता है, नियांग नियांग, हम एक ही नाव में सवार हैं। ये गिफ्ट आपको ज़रूर पसंद आया होगा। क्या अब आपको मुझ पर विश्वास हुआ? वहाँ पे एक सर्वेंट आता है। वो कहता है, नियांग नियांग, चेनहुआ पैलेस में उस आदमी को होश आ गया है। वो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी वो अभी ठीक है। लुआन कहता है, क्या वो होश में आ गया? वो नीच इंसान इतनी जल्दी होश में कैसे आ सकता है? फूयान कहता है, चिंता मत कीजिए, वो अभी भी कमज़ोर है। वो कुछ नहीं कर सकता। हमें अपने सहयोग पे बात करनी चाहिए। लियुआन कहता है, तुम क्या कहना चाहते हो? फूयान कहता है, मूजी झाओ। मूजी झाओ हमारे यंग मास्टर का दुश्मन है। हमें बस उसकी ज़रूरत है। मूजिकिन अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो ऐसे ही उसे नहीं जाने देगा। लियुआन पूछता है, तुम लोग उसके साथ क्या करना चाहते हो? फूयान कहता है, हमारे यंग मास्टर बस मूजी झाओ को पनिश करना चाहते हैं, लेकिन इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अगर मूजी झाओ यहाँ रहेगा तो मूजिकिन उसे बचा ही लेगा। तो बस हमें मूजी झाओ को शहर से बाहर ले जाना है। लियान को फूयान थोड़ा सस्पिशियस तो लगता है, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारा गिफ्ट बहुत पसंद आया। मैं तुम्हारा सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। फूयान भी हंसते हुए कहता है, हाँ ज़रूर। लियान मन में बोलता है, मूजिकिन, तुम्हारे प्यारे छोटे भाई को तब तक टॉर्चर किया जाएगा जब तक कि वो मर न जाए। मैं तो चाहता हूँ कि तुम भी मर जाओ। आगे रॉयल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। मूजिकिन टहलने आया होता है। उसकी सर्वेंट कहती है, नियांग नियांग, अभी आप पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए हैं। अगर आपको सर्दी लग गई तो? मूजिकिन कहता है, मैं ठीक हूँ। कितने दिनों से उस रूम में पड़े पड़े मेरी तबीयत ठीक हो गई थी। अभी मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। ऐसे टहलने से मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा। फूयान वहीं से गुजर रहा होता है। वो मूजिकिन को देखकर कहता है, मुँह फई नियांग नियांग, मुझे नहीं पता था कि मैं आपसे मिल जाऊँगा। आप कैसे हैं? लिंसू तुरंत ही मूजिकिन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके सामने आ जाती है। फूयान कहता है, आपके सर्वेंट को पता है कि अपने मालिक को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। मूजिकिन जानबूझकर अपने होठ को काट के अपने मुंह से खून निकालता है। मूजिकिन के मुंह से खून आते देख लिंसू घबरा जाती है। वो मूजिकिन को बैठाकर कहती है, नियांग नियांग, आप आराम से यहाँ बैठिए, मैं जल्दी से डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। ये बोलकर वो डॉक्टर को बुलाने चली जाती है। लिंसू के जाने के बाद फूयान ग्रीट करके कहता है, हमने जो प्लान किया था वो पूरी तरह से तैयार है। मूजिकिन बोलता है, ओ तो ठीक है। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। मोजिकिन और फूयान दोनों ही अपने प्लान के बारे में बात कर रहे होते हैं। मोजिकिन कहता है, मैंने जियाओ जिनिए को पैलेस से बाहर ले जाने का रास्ता ढूंढ लिया है। मिंग जनरल से कहो कि मेरे जैसे दिखने वाले एक व्यक्ति को ढूंढ ले। फूयान कहता है, यस मास्टर। आगे डॉक्टर वांग मूजिकिन को चेक कर रहा होता है। वहीं पे जियाओ जिनिए आता है, जो कि काफ़ी घबराया हुआ लग रहा होता है।
उसे ऐसा लग रहा होता है कि फिर से मोजिकिन को खून की खांसी हो रही है, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि मोजिकिन ने तो जानबूझकर अपने होंठ को काट के अपने मुंह से खून निकाला था, ताकि उसके सर्वेंट वहां से डॉक्टर को बुलाने के लिए जा सके और वो फूयान से प्लान के बारे में बात कर सके। लेकिन इस बारे में जियाओ जिन्हीं को कुछ नहीं पता, तो उसका परेशान होना लाजमी है। वो मोजिकिन से पूछता है, मोजिकिन क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? मोजिकिन कोई जवाब नहीं देता, वो बस खामोश होकर बैठा रहता है। उसे देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो खुद में ही खोया हुआ है। उसे किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उसके आसपास क्या चल रहा है उसे उसकी परवाह ही नहीं है। या सीधे तौर पे हम ये कह सकते हैं कि बस वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि उसे कुछ फील नहीं हो रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो बस एक्टिंग कर रहा होता है कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर वांग कहता है, मुफई नियांग नियांग की तबीयत ठीक है। मुझे लगता है कि उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इन्हें बाहर घुमाने के लिए ले जाएं। ये सुनकर लिंजू सोचती है, फिलहाल मुफई नियांग नियांग बहुत दर्द में थे। ऐसा हो सकता है कि वो अभी बहुत ज़्यादा दुखी हो। ये सोचकर वो जियाओ जिनिये से कहती है, योर मेजेस्टी, मुफई नियांग नियांग बाहर घूमना चाहते हैं। वो आज रॉयल गार्डन भी घूमने ही आए थे। मुझे लगता है कि वो पैलेस से बाहर जाकर घूमना चाहते हैं। जिस पे डॉक्टर वांग बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही। अगर मुफई नियांग नियांग बाहर जाकर थोड़ा घूम फिर ले और लोगों से बातचीत करे तो उनकी तबीयत काफ़ी ठीक हो सकती है। जियाओ जिन्हें कहता है, मुझे ये पता है। ठीक है, तुम लोग वापस जाओ। वो दोनों वापस चले जाते हैं। जियाओ जिन्हें उसका गाल सहलाते हुए कहता है, 2 दिन बाद हम पैलेस से बाहर बाजार करने के लिए जाएंगे। अगर तुम कहीं और जाना चाहते हो तो बस मुझे कह दो, मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगा। मोजिकिन कहता है, ठीक है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देख के लग रहा होता है कि उसका प्लान कामयाब हो रहा है। दूसरी तरफ जियाओ जिनिए, जिसे इस बात की बिल्कुल भी भनक नहीं होती, वो तो खुश होकर सोच रहा होता है कि फाइनली मोजिकिन ने मुझे जवाब दिया। वो बहुत खुश होता है। वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो हकलाते हुए बोलता है, मोजिकिन तुम जाकर रेस्ट करो। 2 दिन बाद हम शहर में बाजार करने के लिए जाएंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग बाजार आए होते हैं, जिसमें होता है लीवान का भाई मोजिकिन और जियाओ जिनिए और जियाओ जिनिए के कुछ गार्ड्स, जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आए होते हैं। बाजार में कई चीज़ें बिक रही होती हैं। उसी बीच जियाओ जिनिए 2 कैंडी लेकर आता है, जो कि बिल्कुल ही उन दोनों की तरह दिख रहा होता है। अपने जैसे दिखने वाले कैंडी को वो मुजिकिन की तरफ करता है। थोड़ी देर तो माहौल बिल्कुल ही शांत रहता है। फिर मुजिकिन उस कैंडी को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है, थैंक यू। ये सुन के तो जियाओ जिनिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वो इस कैंडी को खाते हुए सोचता है, वाह, उसने मेरे गिफ्ट को एक्सेप्ट कर लिया, उसने मुझे थैंक यू बोला। ये सोचकर वो बड़े ही चाव से उस कैंडी को खा रहा होता है। वहीं पे अचानक से बहुत सारे लोग अपने घोड़े के साथ बड़ी ही तेज़ी से बाजार के बीच में से गुजरते हैं, जिसकी वजह से लीवान का भाई जियाओ जिनी और जियाओ जिनी के सारे आदमी एक तरफ हो जाते हैं और मुजिकिन अकेला एक तरफ खड़ा होता है। जियाओ जिनी तो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। वो तो उन घोड़ों के बीच में से ही मुजिकिन के पास जाने की कोशिश करता है, तो जनरल हाउ उसे रोक लेते हैं। जनरल हाउ कहता है, योर मेजेस्टी नहीं, आप वहाँ नहीं जा सकते। अभी बहुत ज़्यादा भीड़ है और वैसे भी मुफई अभी डेंजर में नहीं है। जियाओ जिनिए की नज़र तो सिर्फ मुजिकिन पे होती है। जैसे ही भीड़ खत्म होता है वो मुजिकिन के पास जाने लगता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मुजिकिन ने खुद को चेंज कर लिया है अपने जैसे दिखने वाले एक आदमी से। जियाओ जिनियो को इतनी हड़बड़ाहट में मुजिकिन के पास जाते देख लिवान मन में सोचता है, आखिर वो इंसान कितना अच्छा है
जो योर मेजेस्टी उसके पास जाने के लिए मजबूर रहते हैं। जियाजिन ये मुजिकिन के पास जाकर बोलता है, मुजिकिन तुम ठीक तो हो ना? लेकिन अचानक ही मुजिकिन जियाजिनिया के सीने में खंजर भोंक देता है। जियाजिनिया को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वो अभी सदमे में ही होता है। जनरल हाओ और ली वान बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। वो जियाजिनिया के पास आ रहे होते हैं। मुजिकिन हंसते हुए कहता है, इस खंजर में पॉइजन है और इस पॉइजन को कोई डिटॉक्सिफाई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तो डेफिनेटली जियाजिनिए तुम आज मर जाओगे। जनरल हाओ मुजिकिन के गले पे तलवार रख के कहता है, जल्दी से मुझे एंटीडोट दो। मुजिकिन हंसते हुए कहता है, लेकिन मैं क्यों दूँ? मैं तो चाहता हूँ कि वो इंसान मर जाए। जियाजिनी अपने सीने से खंजर निकालते हुए कहता है, ये मुजिकिन नहीं है। मेरा मुजिकिन कहाँ है? मुजिकिन कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जियाजिनी कहता है, इसे मार डालो। और वो मन में सोच रहा होता है, मुजिकिन को पता है कि मेरा दिल राइट साइड है। नॉर्मली सभी इंसानों का दिल लेफ्ट साइड होता है, लेकिन मेरा राइट साइड है। और तो और मुजिकिन को ये भी पता है कि मुझ पर कोई भी पॉइजन इफ़ेक्ट नहीं करता। इन चीज़ों की वजह से ही जियाजिनी को पता चल जाता है कि ये मुजिकिन नहीं है, क्योंकि अगर मुजिकिन उसे मारना चाहता तो वो उसके दिल पे निशाना लगाता, ना कि गलत जगह पे। और जब मुजिकिन को ये पता है कि उस पे पॉइज़न कोई इफ़ेक्ट नहीं करता, तो क्यों ही वो उसके ऊपर पॉइज़न यूज़ करेगा। दूसरी तरफ जनरल हाओ उसे मार पाता कि उससे पहले ही नकली मुजिकिन एक और तीर जियाजिनी की तरफ छोड़ देता है। जनरल हाओ जल्दी से कोशिश करता है कि वो तीर के सामने आ जाए, लेकिन उसे देर हो जाती है। वो तीर जियाजिनी को लगने ही वाली होती है कि तभी उसके बीच ल्यूवान आ जाता है और वो तीर ल्यूवान को लग जाती है। हम मूजिकिन को देखते हैं जो कि कहता है, अभी हमारे पास समय है, हमें यहाँ से निकलना होगा। तो मेन जनरल कहता है, हम ज़्यादा समय तक इस कंट्री में नहीं रुक सकते, हमें जल्द ही इस कंट्री को छोड़कर जाना होगा। लेकिन फूयान और मूजी झाओ की कोई खबर नहीं मिली कि वो कब तक हमसे जुड़ेंगे। मूजिकिन कहता है, चलो पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ हम ल्यूवान को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। उसका भाई डरते हुए कहता है, ल्यूवान प्लीज़ अपनी आंखें मत बंद करना, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। ल्यूवान कहता है, योर मेजेस्टी क्या आपने कभी भी मुझे थोड़ा सा भी प्यार किया? जियाओ ये बहुत कंफ्यूज होता है। वो बोलता है, मैं। उसके मन में कई बातें चल रही होती हैं, जैसे कि वो सबसे ज़्यादा जिसे प्यार करता था, वो उसे छोड़कर भाग गया और जिसके बारे में वो कभी सोचता भी नहीं था, वो इंसान उसके लिए अपनी जान दे रहा था। जियाओ को कुछ ना बोलते देख जनरल हाउ कहता है, योर मेजेस्टी आपको जो बोलना है वो बोल दीजिए, चाहे वो झूठ ही क्यों ना हो। जियाओ कहता है, लिवानमी आई एम सॉरी। ये सुनकर लिवानमी रोते हुए कहता है, मुझे ये पता था। और उसी वक्त उसकी सांसें रुक जाती हैं और उसकी डेथ हो जाती है। वहीं पे एक सिपाही आता है जो कि कहता है, योर मेजेस्टी मूफई नियांग नियांग अपने देश की ओर लौट रहे हैं और अब इनको ये पता चलता है कि इन्हें धोखा दिया गया है। जनरल हाउ गुस्से में कांपते हुए कहता है, योर मेजेस्टी मुझे आदेश दीजिए कि मैं मू जिकिन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर सकूं। जियाजुन ये तुरंत कहता है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूर मजबूर किया गया होगा, वैसे भी वो बहुत कमज़ोर है। जनरल हाउ गुस्से में चिल्ला के कहता है, योर मेजेस्टी बस कीजिए,
मैं जानता हूँ कि आप उस इंसान से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आप उसे एक कीमती खजाने की तरह मानते हैं, लेकिन उसे आपकी फीलिंग की ज़रा भी परवाह नहीं है। क्या आप नहीं देख रहे हैं कि वो आपको छोड़कर भाग गया है? वो आपको बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। क्या आपको दिख नहीं रहा है? ये सब सुन के जियाओ के मन में कई सारे सवाल उठते हैं। वो मन में बोलता है, क्या वो सब नाटक था? क्या वो सच में मुझे प्यार नहीं करता था? वो मेरी सारी बातें मानता था और वो बहुत ज़्यादा वीक था। मैं कितना बेवकूफ़ था जो उसके नाटक को सच मान बैठा था। धीरे-धीरे उसके अंदर गुस्सा और नफ़रत बढ़ने लगता है। वो कहता है, मुझे किनसे कहो कि 2 दिन बाद मुझसे मिले। अगर वो मुझसे नहीं मिलता है, तो उसे कहो कि मैं मूक कंट्री पर हमला करूँगा। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें मूक कंट्री का सीन दिखाया जाता है। मुजिकिन का आदमी मुजिकिन को बता रहा होता है कि जियाओ जिनिए अपने 20,000 सैनिकों के साथ मूक कंट्री पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा है। फिर एक सिपाही मुजिकिन को एक लेटर लाके देता है, जिसमें लिखा होता है कि अगर मुजिकिन 2 दिन बाद जियाओ से नहीं मिलता है, तो वो मूक कंट्री पर हमला कर देगा और जो उसके लोग उसके पास है, उन्हें वो जान से मार देगा। वहीं पे एक आदमी कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान इतना घिनौना हो सकता है। मुजिकिन कहता है, मेरे फादर इस कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। यहाँ के लोग हमारी फैमिली जैसे हैं। मैं उन्हें कोई संकट में नहीं डाल सकता, इसलिए मैं वहाँ जाऊँगा। और एक और बात, मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसे सम्राट बनाएँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग उसका समर्थन करेंगे। वो आदमी कहता है, योर मैजेस्टी, हमारा यहाँ पहुँचना बर्बाद हो जाएगा। क्या हम एक कोशिश नहीं कर सकते? मुजिकिन कहता है, मैं अपने लोगों को दर्द में नहीं देख सकता। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। मुजिकिन जियाओ जिनिए से मिलने आया होता है। जियाओ जिनिए कहता है, मुजिकिन, आखिरकार तुम्हें मुझसे मिलने आना ही पड़ा। मुजिकिन कहता है, मैं आ गया हूँ तो उन्हें जाने दो। जियाओ जिनिए उससे पूछता है, तुमने मुझे क्यों धोखा दिया? तुमने लिऊ आनमी को जान से मार डाला। क्या तुम मुझसे नफ़रत करते थे? मुजिकिन कहता है, धोखा? मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करता था और मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकता हूँ? मैं जिस इंसान को जान से मारना चाहता था, वो तुम थे, ना कि वो। जियार्जिनी कहता है, ये सही है। तुम मुझसे प्यार कभी करते ही नहीं थे। चलो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुम्हें खुद से प्यार करवाऊँगा। उन लोगों को यहाँ लाओ। और वो मुजिकिन के पास जाते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि तुम भूल गए हो कि तुम किसके हो। और उसके कपड़े खोलते हुए कहता है, अब तुम्हें याद आया मैं कौन हूँ? ये तुम्हारे रिश्तेदार हैं, जिन्हें पता चलना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। मुझे झाओ बोलता है, भाई। और वो मन में सोच रहा होता है, मेरा भाई बहुत ज़्यादा अभिमानी है। वो खुद को ऐसे अपमानित होते हुए नहीं देख सकता। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो अपना हेयर पिन निकालता है और उस हेयर पिन से अपने सीने पे वार कर लेता है। और मुँह झाओ अपने मन में बोलता है, मैं जानता था कि मेरा भाई ये करेगा। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हम मून चिकन को देखते हैं जो कि अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है। वो मन में कहता है, फाइनली फाइनली अब मुझे मुक्ति मिल रही है।
दूसरी तरफ जियाओ जिनियन चिल्ला रहा होता है, डॉक्टर, डॉक्टर कहाँ है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। वो उसे उठाकर चनहुआ पैलेस ले जाता है। इस तरफ मोहजिकिन इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए तैयार होता है। वो आगे बढ़ता है। एक आदमी पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा होता है। वो आदमी उससे कहता है, नाव पर बैठो। मोहजिकिन जैसे ही नाव पर चढ़ने के लिए अपना एक पैर उठाता है, वैसे ही उसे जियाजिनिए की ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ें सुनाई देने लगती है। जियाजिनिए ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाकर कह रहा होता है, मोहजिकिन, मोहजिकिन अगर तुम नहीं जगे तो मैं मूज़ी झाओ, फूयान और तुम्हारे जितने भी लोग हैं, मैं उन सभी को अपना स्लेव बना लूँगा। मैं उनसे ऐसे काम करवाऊँगा जिससे वो हर दिन अपमानित होते रहे। अगर तुम जिंदा हो तो वो सब ठीक है, लेकिन अगर तुम मरते हो तो मैं उनकी ज़िंदगी बद से भी बदतर कर दूँगा। ये सब सुनकर मोहजिकिन ऊपर की तरफ देखकर सैड वॉइस में कहता है, मोज़ी झाओ, फूयान। वो इतना कहता ही है कि तभी कुछ काले कलर के दिखने वाले हाथ उसे ऊपर की तरफ खींच लेते हैं। इस टाइम डॉक्टर वांग बोल रहे होते हैं, योर मेजेस्टी, मुफई नियांग नियांग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कुछ दिन आराम करेंगे तो ठीक हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद अचानक मुजिकिन की आंखें खुलती है। वो खुद को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। वो मन में सोचता है, मैं फिर से मैं फिर से यहाँ से भाग नहीं पाया। वो इतना सोच ही रहा होता है कि तभी उसका कोई नाम पुकारता है। उस आवाज़ को सुन के मुजिकिन तुरंत पहचान जाता है कि वो कौन है। वो उसकी ओर देखकर कहता है, यूनियन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यूनियन पर्दा हटाते हुए कहता है, बेशक मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। उस टाइम मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, मैं उन लोगों से तुम्हें छुपा नहीं पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें बचा कर ले ही जाऊँगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो देखता है कि मुजिकिन को जंजीरों से बांध कर रखा गया होता है। यूनियन जियाजिनियो को गाली देते हुए उस जंजीर को अपने तलवार से काटने लगता है और कहता है, मुजिकिन मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा। जिस पे मुजिकिन कहता है, ये सब बेकार है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये जंजीर हजारों साल पुराने उल्का पिंड से बना है, मामूली हथियार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यूनियन कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? मुजिकिन कहता है कि जियाजिनियो को अच्छे से पता है कि मुझे किस चीज़ से बांध कर रखना है। तुम्हें यहाँ से जल्दी से भाग जाना चाहिए। फिलहाल वो मुझे कुछ नहीं करेगा। यूनियन कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊँगा। वो इतना बोल ही रहा होता है कि तभी एक तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है। हम देखते हैं कि उस तलवार को यूनियन के सीने के आर पार करने वाला जियाजिनी होता है। जियाजिनी कहता है, इस जगह से भागने का कोई सपना भी नहीं देख सकता। यूनियन, तुम काफ़ी स्ट्रांग हो। मेरे आदमी ने तुम्हें हर जगह ढूंढा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। लेकिन अब तुम मेरे ही महल में घुसकर मेरे ही चीज़ों को चुराने की कोशिश कर रहे हो। पिछली बार तुम जिंदा बच गए थे क्योंकि मैंने तुम पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इस बार तुम मेरे ही महल में घुसकर मेरी ही एम्प्रेस को मुझसे चुराना चाहते थे। क्या लगता है तुम्हें, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा? मैं तो तुम्हारे ही आने का इंतज़ार कर रहा था। यूनियन नीचे गिर जाता है। जियाजिनिए बिस्तर पर बैठकर कहता है, लेकिन कोई भी अयोग्य आदमी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। जिस पे मुजिकिन चिल्ला के कहता है, कोई योग्य क्यों नहीं है? जियाओ जिनिए, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अयोग्य आदमी तुम हो। ये सुनकर जियाओ जिनिए कहता है, यूनियन को कोड़े मारना चालू करो। इतना बोलते ही सिपाही यूनियन को पकड़ के चाबुक मारना चालू कर देते हैं। यूनियन को ऐसे मार खाते देख मुजिकिन तो बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगता है। वो कहता है, रुक जाओ, उसे मत मारो, उसे जाने दो।
जियाओ जिनियो उसे पकड़ के बोलता है, अभी के लिए युनयान को छोड़ दो और मूजी झाओ को चाबुक मारना चालू करो। मूजी झाओ का नाम आते ही मूजिकिन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जियाओ जिनियो कहता है, उन दोनों में से कोई एक ही जिंदा रह सकता है। ये तुम्हें चूज करना है कि तुम्हें किसे जिंदा रखना है। और वो मन में सोचता है, युनयान तुम्हारे दिल में है और मूजी झाओ तुम्हारे बहुत ज़्यादा करीब है। तुम किसे चूज करोगे? जियाओ जिनी उसके कान में कहता है, जल्दी से चूज करो, नहीं तो वो मर जाएगा। अगर तुम बोलो तो मैं दोनों को जान से मार सकता हूँ। मूसी झाओ को चाबुक मारा जा रहा होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है, बिग ब्रदर मैं ठीक हूँ, मेरी चिंता मत करो। मूजिकिन रोते हुए कहता है, रुक जाओ, उन्हें मत मारो, मैं तुमसे विनती करता हूँ, प्लीज़ उन्हें माफ़ कर दो। जियाजिन ये कहता है, उन्हें मारते रहो। सिपाही भी लगातार मूजी झाओ को चाबुक से मारते रहते हैं। अगले ही पल मूजी झाओ नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आ रहा होता है और उसके पीठ के जख्म बहुत ज़्यादा गहरे होते हैं। मूजी झाओ को ज़मीन पे पड़े देख और उसके मुंह से इतना ज़्यादा खून निकलते देख मूजिकिन बेबसी में उसका नाम पुकारता है। सिपाही चेक करके बताता है कि मूजी झाओ सांस नहीं ले रहा है। ये सुन के तो जैसे मूजिकिन को बहुत बड़ा सदमा ही लग जाता है। वो याद करता है कि कैसे उसका छोटा प्यारा भाई बिग ब्रदर बोलते हुए उसके पास दौड़ के आया करता था। लेकिन लेकिन अब वो मर गया। मूजिकिन बड़बड़ा रहा होता है कि मूजी झाओ मर गया, वो मर गया। जियाओ जिन्हें उसे आवाज़ लगाता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता। वो बस बड़बड़ा रहा होता है कि उसका भाई मर गया, वो मर गया। अभी ये सब ख़त्म भी नहीं हुआ होता है कि तभी जनरल हाओ ज़बरदस्ती वहाँ घुस आते हैं। डॉक्टर वांग उसे बहुत मना करते हैं कि नहीं, आप यहाँ नहीं आ सकते हैं, आपको यहाँ आने की अनुमति नहीं है। लेकिन जनरल हाओ तो ज़बरदस्ती अंदर भी आ चुके होते हैं। जनरल हाओ बोलता है, योर मेजेस्टी, मैं आपसे ये पूछने आया हूँ कि आप लीव आर्मी का बदला कैसे लेंगे। ये सुनकर जियाजिन ये मन में बोलता है, मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं और मेरे पास इसका कोई जवाब भी नहीं है, लेकिन मुझे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना ही होगा। लेकिन फिर भी मैं मूजिकिन को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। कुछ सोच कर जियाजिनिया बोलता है, ठीक है, लिउ आर्मी के फ़ोटो के सामने माफ़ी के तौर पर मुफई नियांग नियांग को 50 कोड़े मारे जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि ये सज़ा सबसे मामूली सज़ा है जो कि नौकरों को मिलती है उनकी छोटी सी गलती के लिए। इतनी मामूली सज़ा सुनकर जनरल हाओ चिल्लाकर बोलते हैं, योर मेजेस्टी। लेकिन जिस पे जियाओ जूनियर बोलता है, मैंने डिसाइड कर लिया है तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। जनरल हाओ बोलता है, ठीक है। आगे मूजिकिन को सज़ा दी जा रही होती है और दर्द जियाओ जूनियर को हो रहा होता है। वो तो बस इसका इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ये सब ख़त्म हो और वो उसे वहाँ से ले जा सके। जनरल हाउ घुटनों पर बैठ के कहते हैं, योर मेजेस्टी, याद कीजिए कि कैसे लीवानमी मरा था। आगे हम मूजिकिन को देखते हैं जिसके मुंह से खून आ रहा होता है। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं होती, जैसे कि वो पहले से ही अधमरा हो। मूजिकिन की ऐसी हालत देखकर जियाजिन ये कहता है, जनरल हाउ बस करो। जिस पे जनरल हाउ कहता है, लेकिन लिउ आर्मी की मौत इसके वजह से हुई थी। तभी सिपाही बताता है कि मुफई नियांग नियांग बेहोश हो गए हैं। ये सुन के जियाजिन ये पैनिक करते हुए कहता है, बस करो, अब बहुत हो गया, कोई ज़रूरत नहीं है आगे बढ़ने की। मूजिकिन को बस 20 कोड़े लगे होते हैं कि तभी वो बेहोश हो जाता है और जियाजिन ये भी उन सभी को उसी टाइम रोक देता है।
चैप्टर की स्टार्टिंग होती है। हम जियाओ जिन्हीं को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है। उसका सबॉर्डिनेट बताता है कि यूनियान यहाँ से भाग गया है। तो जियाओ जिन्हें कहता है कोई बात नहीं, हर जगह गार्ड्स तैनात कर दो। मैं उन सभी को पकड़ने के लिए एक बड़ा जाल बिछाना चाहता हूँ। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे डॉक्टर वांग मू जिकिन को चेक कर रहा होता है। जियाओ जिन्हीं उनसे पूछता है कि मू जिकिन कैसा है, जिस पे डॉक्टर वांग बताते हैं कि योर मेजेस्टी, मुफई नियांग नियांग के बाहरी चोटों पर हमने पट्टी कर दी है, लेकिन बस इतना है कि ऐसा लगता है कि उन्हें किसी चीज़ का ट्रॉमा लगा है, जिससे वो उभर नहीं पा रहे हैं और इसका इलाज हमारे पास नहीं है। जियाओ जिन्हें कहता है क्या तुम इसका इलाज नहीं कर सकते? ये सुनकर डॉक्टर वांग तुरंत अपने घुटनों पर बैठ के कहते हैं, योर मेजेस्टी, ये शारीरिक बीमारी नहीं है, बल्कि ये मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी को ठीक करने के लिए आध्यात्मिक औषधि की आवश्यकता होती है। इसका इलाज हम नहीं कर सकते। जियाओ जिन्हें कहता है मानसिक बीमारी। फिर वो मन में सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि उसे लग रहा हो कि मोजी झाओ मर गया है? शायद ये हो सकता है। ये सोचकर वो अपने सबॉर्डिनेट से कहता है, शेनवांग से कहो कि मोजी झाओ को मेरे पैलेस लेकर आए। उसका सबॉर्डिनेट बोलता है, यस योर मेजेस्टी। आगे हम देखते हैं कि जी प्रिंस मोजी झाओ को अपने साथ लेकर आया होता है। और हाँ, जी प्रिंस का नाम ही शेनवांग है। जियाओ जिन्हीं और शेनवांग दोनों ही रियल ब्रदर्स हैं। मुंह से जाओ तुरंत जी प्रिंस से अपना हाथ छुड़ाकर अपने भाई के पास भागता है। वो बोलता है, बिग ब्रदर आप मेरी तरफ देखो, मैं मुंह से झाओ हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुंह चिकिन ज़रा सा भी रिएक्ट नहीं करता, वो जैसा था वैसा ही रहता है। अपने भाई की ऐसी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रोते हुए कहता है, बिग ब्रदर। फिर वो अपने कंधे से सहारा देकर उसे उठाते हुए कहता है, चलो हम घर चलते हैं। मोजी झा को ऐसे करते देख दोनों भाई चिल्लाकर कहते हैं, तुम क्या करना चाहते हो? मोजी झा कहता है, मैं इन्हें घर ले जाना चाहता हूँ। भले ही हम मर जाएं, लेकिन हम इस जगह पे भूत बनकर नहीं भटकना चाहते। हम देखते हैं कि ये सुनकर मू जिकिन अपने सेंसेस में आता है और वो कहता है, मरने की बातें मत करो। और वो सोच रहा होता है ये सही है, मरने के बाद मैं यहाँ भूत बनकर नहीं भटकना चाहता। मरने के बाद मैं ये प्रार्थना करूँगा कि मैं अपने देश लौट जाऊँ, जहाँ मैं अपने फैमिली के साथ रहा करता था। लेकिन मरने से पहले मैं इन दोनों भाइयों को इनके किए की सज़ा दूंगा। मोजिकिन ये सोच रहा होता है और मूसी झाओ अपने भाई को होश में देखकर खुश होकर बोलता है, बिग ब्रदर आखिरकार आप होश में आ ही गए। मोजिकिन को होश में देखकर जियाओ जिन्हें भी बहुत खुश होता है। वो मन में कहता है, फाइनली मोजिकिन ने रिएक्ट किया। मोजिकिन कहता है, योर मेजेस्टी, मैं मोजी झाओ से बात करना चाहता हूँ। क्या आप एक रात के लिए मोजी झाओ को यहाँ रहने दे सकते हैं? और ये बात है वो एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कह रहा होता है। अपने भाई को ऐसा रिएक्ट करते देख तो मोजी झाओ को यकीन ही नहीं होता कि वो उसका भाई है। वो मन में कहता है, बिग ब्रदर ये आप क्या कर रहे हैं? जियाज ने कहता है, ठीक है। और वो मन में सोच रहा होता है, अचानक इतनी रिस्पेक्ट, क्या बात है। लेकिन आगे वो कुछ नहीं सोचता और वहाँ से जाने लगता है। जी प्रिंस भी वहाँ से जाते हुए कहता है, मुँह सिझा मैं तुम्हें कल लेने आऊँगा। मुजिकिन भी मुस्कुराते हुए कहता है, ठीक है, कल मैं इसे भेज दूँगा। मुँह सिझा कुछ बोलता नहीं है, बस सर हिला के हाँ कर देता है। अब वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उन दोनों के जाते ही तुरंत मूजिकिन अपने भाई को ज़ोर से हक करता है और कहता है,
मुँह सिझाओ, मुझे माफ़ कर दो। मेरे वजह से तुम्हें इतना दर्द सहना पड़ा। और वो मन में सोच रहा होता है, थोड़ी देर रुको, बस हम जल्द ही घर जाएंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। हमें ये नहीं बताया जाता कि उन दोनों के बीच क्या बात हुई। अगले ही दिन जी प्रिंस मोजी झाओ को लेने आता है। मोजीकिन उन्हें जाते हुए देख रहा होता है, तो जियाजिन ये कहता है, चिंता मत करो, मोजी झाओ तुमसे मिलने आता रहेगा। वैसे डॉक्टर वांग ने कहा है तुम्हें बाहर घूमने के लिए। आज स्नोफॉल हो रही है, लेकिन फिर भी अगर तुम बाहर घूमना चाहते हो तो गार्डन में लाल खुबानी के फूल खिले हैं, जिससे गार्डन बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रहा है। अगर तुम कहो तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। मोजिकिन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ क्यों नहीं। लाल खुबानी के फूल और सफ़ेद बर्फ एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मोजिकिन को मुस्कुराते हुए बात करते देख तो जियाजिनिया को यकीन ही नहीं हो रहा होता है कि वो मोजिकिन है जिसे वो हमेशा से जानता था। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें गार्डन का सीन दिखाया जाता है। स्नोफॉल हो रही होती है और हर जगह सिर्फ लाल खुबानी के फूल खिले होते हैं। जियाजिन मूजिकिन से पूछता है, मूजिकिन क्या अब तुम खुश हो? मूजिकिन कहता है, मुझे मूजी झाओ की चिंता हो रही है। वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। उसे प्रोटेक्ट करने के लिए तो मैं और फूयान हमेशा उसके साथ रहा करते थे, लेकिन अब वो अकेला है, इसलिए मुझे उसकी चिंता हो रही है। ये सुनकर जियाजिन मन में सोच रहा होता है, मूजिकिन ने मुझे पहले ही 2 बार धोखा दे दिया है। इस बार मैं उस पे भरोसा नहीं कर सकता। क्या पता वो फिर से यहाँ से भागने की प्लानिंग कर रहा हो। मुझे इस बार ज़्यादा सतर्क रहना होगा। ये सोचकर वो मूजिकिन से कहता है, ठीक है, मैं शेनवांग से कहूँगा कि वो मूजी झाओ का अच्छे से ख्याल रखे। ये सुनकर मूजिकिन उसके सामने आते हुए कहता है, सच में? थैंक यू योर मैजेस्टी। जियाजिन ये कहता है, मूजिकिन अपने पैरों को संभाल कर रखो, तुम नीचे गिर जाओगे। वो इतना बोलता ही है कि तभी मूजिकिन का पैर फिसलता है और वो नीचे गिरने लगता है। नीचे गिरने से बचने के लिए वो जियाजिनी को पकड़ लेता है, जिसकी वजह से मूजिकिन गलती से जियाजिनी के गाल पे किस कर देता है। मूजिकिन तुरंत खुद को संभाल के सीधा खड़ा होता है और जियाजिनी ब्लश कर रहा होता है। वो तुरंत उसे पकड़ के कहता है, मूजिकिन। मूजिकिन तुरंत अपना फेस दूसरी तरफ करके कहता है, चलो हम वहाँ चलते हैं। जियाजिन ये पूछता है, तुम वहाँ जाना चाहते हो? तो मूजिकिन कहता है, हाँ। वहाँ जाने पर जियाजिन ये एक फूल की टहनी तोड़कर मूजिकिन को देते हुए कहता है, मूजिकिन तुम्हें ये पसंद है, इसलिए मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ। मूजिकिन वो लेते हुए कहता है, थैंक यू योर मैजेस्टी। लाल खुबानी फूल का मीनिंग होता है एक नई शुरुआत, और उसे किसी को देने का मतलब होता है कि तुम उससे वादा कर रहे हो कि तुम उसके साथ ज़िंदगी भर रहोगे। वो दोनों वहाँ से जाते हुए एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। मूजिकिन जियाजिनी से पूछता है, योर मैजेस्टी, मैंने सुना है कि आपका जन्मदिन जल्द ही आने वाला है। क्या आपको उपहार में कुछ चाहिए? जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मूजिकिन की छोटी-छोटी चीज़ें जियाजिनियो को बहुत ज़्यादा खुश कर देती है। अभी भी वो ये सुनकर खुशी से पागल होते हुए कहता है, मूजिकिन तुम मुझे जो दोगे वो मुझे बहुत पसंद आएगा। वैसे क्या तुमने मेरे लिए पहले ही कुछ सोच रखा है? ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें जियाजिनी के जन्मदिन का सीन दिखाया जाता है। सभी लोग उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे होते हैं। जियाजिनी भी उन्हें धन्यवाद करता है।
फिर अचानक जियाजिनी की नज़र कहीं पे टिक जाती है। हम देखते हैं कि अपने पैरों में घुंघरू पहने मोजिकिन अपने डांस परफॉर्मेंस को स्टार्ट करता है। वो डांस कर रहा होता है। मोजिकिन को ऐसे देखकर तो जियाजिनी ब्लश कर रहा होता है। उसकी नज़र तो उस पे से हट ही नहीं रही होती है। वो बस उसे देखे ही जा रहा होता है। मोजिकिन अपने डांस परफॉर्मेंस को ख़त्म करके जियाजिनी के पास आता है और उसे ग्रीट करते हुए उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है और उसे पूछता है, योर मेजेस्टी, आपको आपके कॉन्क्यूबाइन का डांस परफॉर्मेंस कैसा लगा? ये सुनकर जियाजिनी मन में सोच रहा होता है, सबके सामने इस तरह का बिहेव करना और खुद को कॉन्क्यूबाइन कहना, ये तो कभी हो ही नहीं सकता। जियाजिनी ये सोच ही रहा होता है कि तभी मुजिकिन उसे पुकारता है। वो पूछता है, योर मेजेस्टी, क्या आपको मेरा उपहार पसंद नहीं आया? जियाजिनी कहता है, नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। आखिर मेरी कॉन्क्यूबाइन ने इतनी मेहनत की थी, तो मुझे कैसे नहीं पसंद आता? मोजिकिन कहता है, अगर आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपके लिए और डांस कर सकता हूँ। जियाजिनी कहता है, कोई बात नहीं। तभी एक आदमी ड्रैगन की पेंटिंग दिखाते हुए कहता है, योर मेजेस्टी, ये ड्रैगन गॉड की पेंटिंग है जिसे कि शेन जियांग फेंग ने बनाया है। वो बहुत फेमस कलाकार है। जियाजिनी कहता है, फेंग जियांग शेंग, हाँ मुझे याद है, ये मोजिकिन का टीचर रह चुका है। फिर वो मोजिकिन से पूछता है, मोजिकिन, तुमने भी इनके साथ मिलकर बहुत सारी फेमस पेंटिंग बनाई है ना? मोजिकिन कहता है, फेंग जियानशिंग, वो बहुत फेमस कलाकार हैं। मेरे जैसी छोटी सी कॉन्क्यूबाइन उनकी बराबरी कैसे कर सकती है? ये सुन के जियाजिनी की बोलती ही बंद हो जाती है। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाता। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, हम मोजिकिन को देखते हैं जो कि पहले से बाहर घूमने आया होता है, लेकिन भारी बारिश की वजह से उसे पैलेस के बाहर एक जगह पे रुकना पड़ता है। वो अभी ही बाथ लेकर बाहर आया होता है, इसलिए लिंजू उसके बाल सुखा रही होती है। लिंजू कहती है, योर मेजेस्टी, शायद ही आपको कभी पैलेस से बाहर आने की अनुमति देते, लेकिन किसे पता था कि आज का मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। नियांग नियांग, मुझे लगता है कि बारिश रुकने में बहुत समय लगेगा, तो क्या आप यहीं पे रुकना चाहते हैं? बारिश रुकने के बाद हम पैलेस वापस चले जाएंगे। मोजिकिन कहता है, हाँ, किसी से ये सूचना भेजो कि हम बारिश रुकने तक यहीं रुक रहे हैं। लिंजू कहती है, ठीक है, और वो मन में सोच रही होती है, ऐसा लगता है कि मुफई नियांग नियांग योर मेजेस्टी को परेशान नहीं करना चाहते। अगर योर मेजेस्टी बिजी ना होते तो वो खुद नियांग नियांग के साथ आते। इनका रिश्ता दिन पे दिन बेहतर होता जा रहा है। तभी दरवाजे पे दस्तक होती है। मुजिकिन कहता है, अंदर आओ। वहाँ का सर्वेंट बोलता है, सर, हमने गर्म पानी का इंतज़ाम कर दिया है। मुजिकिन कहता है, लिंजू, अब तुम्हें यहाँ रुकने की ज़रूरत नहीं है, जाओ नहा लो और अपने कपड़े बदलो। लिंजू कहती है, ठीक है, और वो वहाँ से जाने लगती है। वो सर्वेंट उसे जाते हुए देख रहा होता है और मुजिकिन से पूछता है, सर, क्या आप और किसी चीज़ की जांच करना चाहते हैं? मुजिकिन उसे तुरंत पहचान जाता है कि वो कौन है। वो बोलता है, यूनियन। यूनियन अपना मार्क्स हटाते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी मुझे पहचान सकते हो, जबकि मैंने इस तरह का भेष बदला है? मुजिकिन बोलता है, ड्रैगन की आंख पर इस्तेमाल किया गया सिनेबार वो मेरे और चाय के बीच बात करने का संकेत है। तुम फेंग जियान शेंग को कैसे जानते हो? यूनियन कहता है, फेंग जियान शेंग ने ही मुझे तुम्हें लेने के लिए भेजा है,
चलो हम जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मुझे किन दूसरी तरफ फेस करके कहता है, अब मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जीवन जीने के लिए पैसे कमाने की भी ज़रूरत नहीं है। योर मेजेस्टी मुझ में इंटरेस्टेड है। मुझे आशा है कि योर मेजेस्टी आप कोई परेशानी पैदा नहीं करेंगे। और फेंग जियान शेंग से कहो कि अपने घर पे बैठकर बुढ़ापे का आनंद ले। मेरे मामले में हस्तक्षेप करने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें कहो कि वो ये मान ले कि मूजिकिन नाम का स्टूडेंट कभी था ही नहीं। और वो मन में सोच रहा होता है, जियाओ जी ने मुझे अकेले बाहर जाने की अनुमति दे दी। क्या इसलिए क्योंकि वो जानता था कि मैं नहीं जाऊंगा? वहीं पे जियाजनी का आदमी उन पे नज़र रखे हुए था। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे हमें चंगवा पैलेस का सीन दिखाया जाता है। जियाजिनी मुजिकिन से पूछता है, तुम यूनियन से मिले थे, क्या तुम फिर से भागने की प्लानिंग कर रहे हो? मुजिकिन मुस्कुराते हुए कहता है, मैं क्यों यहाँ से भागना चाहूँगा? और वो मन में बोलता है, मैं तो तुम्हें जान से मारने के लिए यहीं पे रहूँगा। मुजिकिन मुस्कुराते हुए कहता है, वो मुझे लेने आया था, लेकिन मैं बाहर जाकर धक्के नहीं खाना चाहता था। ये सुन के जियाजिनी मन में सोचता है, ये उतना बुरा नहीं है जितना कि मेरे जासूस ने कहा था। और फिर वो उसे पकड़ के कहता है, मेरे पास रहना तुम्हारा सबसे सही फैसला है। जब तक तुम मेरे साथ हो सब सही है। तभी मूजिकिन के स्लीव से एक खंजर नीचे गिरता है। जिहाजिनी उस खंजर को उठाकर देख रहा होता है और मूजिकिन मन में सोच रहा होता है, ये खंजर तो यूनियन ने मेरे बचाव के लिए दिया था। जिहाजिनी बोलता है, जेकिन क्या तुम मुझे समझाओगे कि कोई कॉन्क्यूबाइन अपने महाराज से मिलने के वक्त अपने साथ खंजर लेकर रखती है? मुजिकिन बोलता है, आप मुझे पसंद करते हो, लेकिन आप मेरे साथ बाकी पत्नियों जैसा ही व्यवहार करते हो, इसलिए मुझे लगा कि मैं बस एक अपवाद हूँ। जियाजिनी तुरंत बोलता है, जी कि नहीं, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तभी मुजिकिन बोलता है, जब मैं बाजार गया था तो मुझे ये खंजर पसंद आई। ये देखने में अनोखी लग रही थी। आपको तो पता ही है कि मुझे अनोखे हथियार कितने ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने इसे खरीद लिया। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं आपको इससे चोट पहुंचा सकता हूँ, तो बस इसे फेंक दीजिए। जियाओजिनी उस खंजर को देखते हुए मन में सोच रहा होता है, मुजिकिन तो अभी भी पहले की तरह ही है। उसे अभी भी नए तरह के हथियार बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सोचकर वो खंजर उसे देते हुए कहता है, मुजिकिन मुझे माफ़ कर दो, मैं गलत था, मुझे तुम पे शक नहीं करना चाहिए था। मुजिकिन मुंह घुमा के कहता है, लेकिन आपने तो शक किया ना? जियाजिनी कहता है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से नहीं करूँगा। तो मुजिकिन कहता है, तो फिर आप मुझे मुआवजा कैसे देंगे? जियाजिनी उस पर कूदते हुए कहता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें गर्म कर सकता हूँ। आगे हमें सीधे 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। दो सर्वेंट एक दूसरे से बात कर रही होती है। तभी मुजिकिन की आंखें खुलती हैं। वो उनकी बातें सुनने लगता है। एक सर्वेंट बोलती है, शाही सीमा पर गोंगझाओ और युयांगजी ला विद्रोह कर रहे हैं, जिसकी वजह से महाराज का सर दर्द बढ़ गया है। तो दूसरी सर्वेंट कहती है, हाँ मैंने भी सुना है, योर मेजेस्टी ने जनरल लू से कहा कि सैनिकों को लेकर वहाँ जाए। मुजिकिन सोचता है, युयांगजी ला विद्रोह कर रहा है। वो देश में युयांगजी ला इतनी तेज़ी से विद्रोह कर रहा है कि अब जियाजिनी को भी डर लगने लगा। उनमें अधिकांश लोग शाही परिवार से हैं, जो कि अपने देश के लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मुजिकिन ये सोच ही रहा होता है कि तभी एक सर्वेंट बोलता है, योर मेजेस्टी आ रहे हैं। मुजिकिन बोलता है, योर मेजेस्टी।
जियाओ जिन्हें उसे देख रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े अस्त व्यस्त होते हैं। मोजिकिन बोलता है, मुझे माफ़ कर दीजिए। कल रात मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए मेरी बॉडी ठीक नहीं है। जियाओ जिन्हें खांसते हुए बोलता है, ठीक है मैं समझ गया। कल रात मुझे जेंटल रहना चाहिए था। वैसे जीकिन तुम्हें कुछ चाहिए? ये सुनकर मोजिकिन कुछ सोचता है और बोलता है, मैं आपके साथ चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स देखना चाहता हूँ। जियाओ जिन्हीं को याद आता है कि चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स तो युयांग जिले के बहुत करीब है। वहाँ जाना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मोजिकिन बोल रहा होता है, जब मैं बच्चा था तो मैंने ये सुना था कि चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होते हैं। लोग कहते हैं अगर हम जीते हुए उन्हें ना देखें तो हमारा जीना व्यर्थ है। और इधर जियाजिन ये सोच रहा होता है, क्या मैं उसे मना कर दूं? लेकिन मोजिकिन मुझसे कभी कुछ मांगता भी नहीं है। फिर वो मोजिकिन से बोलता है, ठीक है हम साथ चलेंगे। ये सीन यहीं पे कट होता है। आगे जियाजिनी अपने सबॉर्डिनेट से बोलता है, लिंसू को ढूंढो। लिंसू मुंफई के साथ बाहर जाने वाली है। उसे कहो कि सारे ज़रूरतों के सामान को तैयार कर ले और आप सभी को भी काम करना होगा। और वो कहता है, जनरल हाव को ये शाही आदेश दो। उन्हें कहो कि अपने सैनिकों को तैयार करके रखें। वो कहता है, यस योर मैजेस्टी। और अपने दूसरे सबॉर्डिनेट से कहता है, अपने लोगों को कहो कि मुंफई को अच्छे से प्रोटेक्ट करे। वो आदमी बोलता है, यस योर मैजेस्टी। ये सब करने के बाद वो मन में सोचता है, अब मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।